हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे आज। दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज जनरेटेड व्हेन अ कंडक्टर ट्रांसलेट्स और रोटेट्स इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम केस लेते हैं ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। तो टू स्टार्ट विथ आई एम विथ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, as the topic is sounding, this motion must be on account of the motion of the conductor. Since motion can be either translatory or rotatory, so first of all I am taking translatory cases. Let there be a conductor. एक हम लोग मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है। सपोज ये कोई कंडक्टर है। ये कंडक्टर, लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। कोई एक कंडक्टर ले लेते हैं। ये कंडक्टर है, फाइन। This is the conductor whose upper end is M and the lower end is N. Earlier this is placed in a constant magnetic field directed inwards. मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ है, ठीक। और इसमें इस रॉड को आई कैप डायरेक्शन में वेलोसिटी v दे दी गई है, v नॉट। प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन दे दी गई है। तो जब ये कंडक्टर मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो आफ्टर टाइम t इसकी जो लोकेशन होगी वो कहीं यहां पे हो जाएगा ऐसा, ठीक। चल के यहां तक आ गया। लेट L be the length of the conductor. Let L be the length of the conductor. ये इसकी लेंथ L है। तो in a time, suppose this time was t is equal to 0 and this time is t is equal to t. So this distance moved ahead, this part will be equal to v naught into t, right? And this side is still equal to L only. So area traced will be this one. Area traced will be L into v naught t. So area traced, इसके अंदर जो एरिया का वैल्यू आएगा वो पहले लेते हैं। एरिया ट्रेस्ड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? एक साइड उसकी है v नॉट t, एक साइड है उसकी L. सो दिस इज L v नॉट t, राइट। नाउ द फ्लक्स, जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाता है? b डॉट a, ठीक। इसी को मैंने a कहा था। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? b L v नॉट t और cos of the angle between magnetic field and area vector. Now area vector of the area L into v naught t is directed towards us, whereas the magnetic field is directed into the page. So clearly the angle between the area vector and the magnetic field under discussion is 180 degree. So this would be minus of BL v naught t as theta is equal to 180 degree. This is flux. Now इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि मैं फेडरल लॉ पे पहुंच सकूं। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया डी फाई बाई डी टी, ये आ गया माइनस ऑफ बी एल वी नॉट।
So if I look for minus of d phi by dt, this will be b l v naught. Now as per Faraday law, E is equal to कितना आ गया, b l v naught. This is the EMF on account of motion of the conductor into the magnetic field is known as motional EMF. यही वाला जो ये निकल के आया EMF, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोशनल EMF कहते हैं. ये जो मोशनल EMF है, ये इस केस में अगर हम लोग इस रिजल्ट को देखें ध्यान से, बी एल वी नॉट को ध्यान से देखें, तो देखो वी नॉट है इसमें आई कैप की तरफ, है ना, और एल जो है वो वर्टिकल है, और बी जो है वो इनटू द पेज है. फाइन. इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर तीनों को मैं देखूं इस डायग्राम में, ये वाला माइनस के कैप में है, ये वाला आई कैप में है, और ये वाले को मैं जे या माइनस जे ले सकता हूं, जे ही ले लेता हूं. ठीक है, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों वेक्टर हैं और तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अगर इस तीन वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर किसी दूसरे के अगर पैरेलल हो गया, तो जो ईएमएफ आएगा वो आंसर आ जाएगा 0. इसलिए मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर ईएमएफ, मोस्ट essential condition for EMF क्या होना चाहिए, B वेक्टर, लेंथ वेक्टर and velocity vector, all three must be mutually perpendicular. All three must be mutually perpendicular. मतलब कि अगर इनमें से कोई भी एक किसी दूसरे के पैरेलल हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, इसी के साथ मैं लिख देता हूं वहां पे कंडीशन फॉर 0 EMF. ठीक है, ये तो हो गया मोशन कंडीशन फॉर टू बी EMF टू बी नॉन जीरो. तो अगर बात करें हम लोग जीरो मोशनल EMF, जीरो मोशनल EMF कंडीशन क्या होगी. ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशन लिस्ट आउट कर रहा हूं, वो आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा. BX LX VY, इसमें 0 कैसे हो गया, क्योंकि B वेक्टर और L वेक्टर आपस में पैरेलल है. ठीक है, मैंने कहा था कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो जाए, तीनों हो जाए, फिर तो 0 होना ही है. लेकिन कोई भी दो भी हो जाएंगे तो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा रहता हूं BY LZ और VZ, मतलब क्या, वो वेलोसिटी Z एक्सिस में है. ठीक है, लेंथ भी Z एक्सिस में है, बट मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है. यहाँ पे क्या हो गया, L और V आपस में हो गए पैरेलल. और भी ले सकते हैं, BY VY LX, इसको देखो, इसमें B फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सा भी दो वेक्टर किसी एक के साथ पैरेलल में है तो 0 होना ही है. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं ऐसा ले लूं कि BX LX VX, फिर तो 0 ये भी होगा. ठीक है, इस तरीके से जीरो मोशनल EMF की जो कंडीशन होती है वो यही होता है कि कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो आंसर 0 हो जाएगा. फाइन. ठीक है, ये तो था मोशन EMF का ट्रांसलेटरी वाला केसेस. अंडरस्टूड. ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया ना. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो EMF का जो फॉर्मूला निकल के आया है E इज इक्वल टू BLV, इसका रीजन क्यों है, मतलब इसमें क्यों EMF आ गया. सो नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ EMF. रीजन ऑफ
ईएमएफ। देखो जो एग्जांपल लिया था मैंने उसमें एक था कंडक्टर, है ना बेटा। मैं रिड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये कंडक्टर है और जिस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड था मैं वही वाला ले लेता हूं। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार हमने क्रॉस ही लेना है, आप डॉट फील्ड लेंगे तब भी ये मैटर होल्ड करेगा, ट्रू, ठीक। ऐसा ले लिया हमने। तो जब इस कंडक्टर को हमने चलाया इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, जब चलाया हमने, तो इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, रॉड के चलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आ जाएंगे, है ना। तो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरीके के मोशन में आने से जो फोर्स लगा, हम उस पहले फोर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या? चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर देखें तो वो किस डायरेक्शन में है? वो है आई कैप में, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा दे रखा बेटा? माइनस के कैप में। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आई क्रॉस माइनस के विल बी इक्वल टू जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा जे कैप में, लेकिन रॉड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ये किधर हो जाएगा? माइनस ऑफ जे कैप। इस एंड का नाम मैंने वहां रखा था एम, इसका रखा था मैंने एन। अब जरा ये चीज देखो, क्या लिख के आया? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां पे आया? माइनस जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी डायरेक्टेड टू मूव टूवर्ड्स लोअर एंड, ठीक। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग करके उनको पुश कर दिया गया, कहां की तरफ? एन की तरफ पुश कर दिया। और रॉड का जो दूसरा एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, वहां पे आ गया प्लस। ये प्लस कोई प्रोटॉन नहीं है बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। डिफिशिएंट कोऑर्डिनेट है वो वाला है पॉजिटिव। ये प्रोटॉन कहां से आ गया? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज देखा गया है, ये देखा गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, फाइन। तो इस तरीके से रॉड का जो अपर एंड है ना, वो आ गया पॉजिटिव चार्ज और लोअर एंड आ गया नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से जो पोटेंशियल है at m end is now at larger potential than potential at n end. इसलिए potential at m end is larger than potential at n end. This is why EMF, which is equal to Vm minus Vn, this is equal to BL V0. ये थोड़ा बेटर फॉर्म में डिस्कस ये हो गया कि कौन से दो पॉइंट के बीच में ये EMF निकल के आया है। तो ये निकल के आया है कौन से दो पॉइंट के बीच में? M और N के बीच में कितना EMF है। अंडरस्टूड? ये वाला पार्ट निकल के आ गया, M और N के बीच में कितना EMF है। यानी कि BLV0 M एंड और N एंड के बीच का पोटेंशियल आ गया, डिफरेंस है कितना? BLV0, फाइन। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या सोचूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया? ये देखो कहां से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं E इज इक्वल टू BL V0 में से E अपॉन L को कैलकुलेट करूं तो डेफिनेटली इट विल बी द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। नाउ लेट मी हैव द यूनिट ऑफ E बाय L। E बाय का यूनिट क्या होगा बेटा? E बाय का यूनिट होगा, इसके बारे में बात कर रहा हूं, E बाय के यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि E जो है वो वोल्ट है
और एल जो है वो मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर हो गया। वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल बी और वी। यहां पे जो सिंबल मैं वी नॉट लिख रहा हूं, ये वेलोसिटी के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। यानी क्या हुआ, ईएमएफ जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शन में है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंथ के प्रोपोर्शन में नहीं है। कितना लिखे फिर, यानी कि E इज इक्वल टू, इसको मैं EMF is proportional to length while electric field is independent of length। मतलब कि छोटा रॉड और बड़ा रॉड अगर लें, ठीक है, अगर छोटा रॉड और बड़ा रॉड अगर लें तो उनमें ईएमएफ का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो दोनों में कॉमन होगी इफ दे आर मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर वेलोसिटी इज आल्सो सेम। इसको मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड में दो कंडक्टर लिया है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक। एक का लेंथ स्मॉल एल वाइल दूसरे का लेंथ कैपिटल एल। दोनों ही रॉड को सेम वेलोसिटी देते हैं वी नॉट। इसमें ईएमएफ का वैल्यू है E1, इसमें ईएमएफ का वैल्यू है E2, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E1, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E2। तो व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू वाज, यहाँ जो ईएमएफ का वैल्यू होगा ना, ईएमएफ का वैल्यू होगा, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी है, तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एल वी नॉट। एट द सेम टाइम ईएमएफ इन द लार्जर रॉड विल बी, कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा बी और उसकी लेंथ है कैपिटल एल और ये आ गया वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू कितना आया, बी वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E2, दिस इज हाउ मच, this shows that this shows that E2 is more than E1, but E1 is equal to, तो ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों में कॉमन है। अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कोई कैच वर्ड होते हैं कुछ ऐसा कि रॉड में वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या है ना, वो रॉड मेटल की नहीं है, तो क्या तब भी उसमें ईएमएफ हो जाएगा, तो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस वर्ड के ऊपर भी ध्यान देने हैं कि ये जो मैंने रॉड बना रखी है स्मॉल एल और कैपिटल एल लेंथ का, ये रॉड कैसे होने चाहिए, मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक, ये होने चाहिए मेटालिक का। फाइन, तो ये तो हो गया हमारा एक स्टेट कंडक्टर में ईएमएफ कितनी होती है, कब कब होता है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल जाती है। आइए अब इससे आगे समझने की कोशिश करें मोशनल ईएमएफ को और थोड़ा नजदीक से। ये जो मोशनल ईएमएफ है, इसमें जो दूसरी चीज है जो हमारा आप समझना समझाना चाहेंगे कि अगर कोई एल शेप का कंडक्टर हो, राइट, अब बात करते हैं एल शेप कंडक्टर में। एल शेप्ड कंडक्टर,
इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। इस बार मैं डॉट ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बार बार लूंगा तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ होल्ड करता है क्रॉस फील्ड में ही। इस बार मैंने डॉट फील्ड ले लिया। डॉट फील्ड का मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है, यानी कि हमारे और आपके फेस की तरफ है। ठीक है, मतलब फ्रॉम द प्लेन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक एल शेप कंडक्टर जिसका लेंथ ए और बी है, इसको हमने चला दिया इस डायरेक्शन में। वी नॉट, फाइन। एंड्स के नाम है, ये वाला जो है, ये वाला जो लेंथ है, वर्टिकल वाला पार्ट जो है वो स्मॉल ए है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो स्मॉल बी है, राइट। एंड्स के नाम है एम, ओ और एन। नाउ अभी हम लोगों ने पीछे ये कंडीशन पढ़ी थी कि लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ईएमएफ आता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेगमेंट वाइज को सोचूं, सेगमेंट वाइज का मतलब ये पार्ट वाइज सोचूं, स्पैन वाइज सोचूं, एमओ रॉड का अलग, ओ एन रॉड का अलग। आई रिपीट, एमओ रॉड का अलग और ओ एन रॉड का अलग। तो अगर मैं ओ एम वाले पार्ट को अगर मैं स्पेशली अगर देखूं तो दिख रहा है ओ एम यानी कि लेंथ और वेलोसिटी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू के कैप है, सॉरी मैग्नीट्यूड इसका अगर बी है और के कैप में है, तो ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स इन फैक्ट एम एंड ओ। अब ये वी एम माइनस वी ओ होगा कि वी ओ माइनस वी एम होगा, वो निकाल के देख लेंगे। बट ईएमएफ कितनी होगी वो तो लिख सकते हैं, बी एल और वी नॉट, राइट। दूसरा पॉइंट, ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ओ एंड एन, ये कितना होगा? ये होगा 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ बी आपस में पैरेलल हो गए, इमीडिएटली लिख दिया मैंने 0। तो अब अगर ये पूछा जाएगा कि भाई पोटेंशियल जो आपने बोला है कि O और N के बीच में उसका डिफरेंस 0 है, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग क्या? पोटेंशियल एट O मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट N। मतलब क्या हुआ? VO और VN हो गए इक्वी पोटेंशियल, ये हो गया इक्वी पोटेंशियल। अब जरा चेक कर लें कि M पॉइंट और O पॉइंट के बीच में विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। वो कैसे चेक करते हैं बेटा? अभी बताया था मैंने आपको कैसे चेक करते हैं। वो चेक करते हैं ऐसे, ठीक है, फोर्स करेक्शन निकाल करके। फोर्स करेक्शन निकालेंगे तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां देखिए, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी है आई कैप में और मैग्नेटिक फील्ड है इस बार के कैप में। एक बार डायग्राम देख लीजिए, वेलोसिटी है आई कैप में और मैग्नेटिक फील्ड है किसमें? के कैप में। आई क्रॉस के अगर परफॉर्म करें हम लोग तो ये आ गया माइनस ऑफ जे। बट मैं आपको याद दिला दूं, ये जो डायरेक्शन आया है माइनस जे, ये प्लस चार्ज के लिए है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा?
क्या आ जाएगा, प्लस जे। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की गैदरिंग कहाँ पे होगी, ओ पॉइंट पर कि एम पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, जे है ना, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। ठीक है, तो ओ वाला एंड जो मेंटेन हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे। इसलिए विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, ओ और एम? यस, इट इज ओ। सो पोटेंशियल ऑफ ओ माइनस पोटेंशियल ऑफ एम इज इक्वल टू बी ए वी नॉट। फाइन। एट द सेम टाइम वीओ इज इक्वल टू वी एन, वीओ इज इक्वल टू वी एन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझसे पूछा जाए एम और एन के बीच में कितना ईएमएफ आएगा, एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में, हाँ तो निकाल सकते हैं, यही डाल लो वैल्यू ये वाला। ठीक है, इसी को, इस नीचे वाली इंफॉर्मेशन को, इसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर अगर पुट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एन माइनस वी एम इज इक्वल टू बी ए वी नॉट। ये था एल शेप रॉड में कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत, अगर आप डिस्कशन को बहुत क्लोजली देखा होगा आपने, ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आ गई कि जो पार्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एल और वी के हैं, केवल वही पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसीलिए आंसर में कहीं पे भी बी लेंथ का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए था, कारण जो बी वाला पार्ट है वो वेलोसिटी वी नॉट के पैरेलल है, इसलिए नहीं होना चाहिए था। गॉट इट? ये तो हो गया हमारा कि ईएमएफ का वैल्यू एल शेप रॉड में कैसे निकालते हैं। फाइन। अब मैं सेमी सर्कुलर वाले में डिस्कस करना चाहूंगा। इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, इसमें कैसा होना चाहिए, इसमें डिस्कस करने के लिए, सेमी सर्कुलर वायर के केस में डिस्कस करने के लिए, अभी इसको मैं एक वायर ले लेता हूं। फाइन। इस वायर का जो एंड्स हैं उसको मैं नाम रखा है A1 और A2। इसका रेडियस R, राइट। दिस semicircular wire is placed in a magnetic field just like as shown in the diagram. ठीक है, और इसको हम लोगों ने वेलोसिटी दी हुई है कुछ इस तरीके से, लुक एट हियर, कुछ इस तरीके से। ऐसे अब ऐसे में ये जो A1 एंड है और ये जो A2 एंड है, इसके बीच में ईएमएफ निकालने के लिए इस कर्वी वायर को, जो सेमी सर्कुलर भी है, हम उस इक्विवेलेंट लेंथ से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा तो देखो A1 A2 का जो है ना, A1 A2 का जो कर्व लेंथ है वो कितना है, पाई आर। लेकिन डायरेक्ट लेंथ जो है ना A1 A2 के बीच में कितनी है, वो है L। तो ईएमएफ का वैल्यू A1 A2 के बीच में निकालने के लिए ईएमएफ इंड्यूस्ड E इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है BLV, और BLV में आपने ये बात अभी अभी सीखा और समझा कि BL और V तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो V नॉट जो है वो है माइनस जे कैप, डेफिनेटली है, और जो B फील्ड है वो है माइनस के कैप में। ये दो तो हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे में जो थर्ड डायमेंशन लेंथ वाली होनी चाहिए वो किसके अलाउ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए किसके अलाउ, आई के अलाउ। तो आई के अलाउ कौन सा डायमेंशन आपको नजर आता है, वही लेंथ नजर आती है, कौन सी, A1 A2। इसलिए ऐसे केसेस में जो इफेक्टिव लेंथ देते हैं, इफेक्टिव लेंथ, यहां पे मैं यूज करूंगा वर्ड बी, और यहां एक डाला मैंने ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखा मैंने इफेक्टिव लेंथ।
इफेक्टिव लेंथ इज दैट लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड वी। वो डायमेंशन यहाँ पे A1 से A2 तक का लेंथ होगा। A1 से A2 तक का लेंथ कितना होगा? डेफिनेटली 2r। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? B 2r और V नॉट। ये आया EMF। फाइन। अब अगर इसमें ये चीज पता करना हो कि A1 और A2 में से विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो इसका पता हम लोग लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। A1 A2 की जगह पे आप एक रॉड रख दीजिए, ठीक। लेट मी मेक इट स्ट्रेट फर्स्ट। A1 A2 की जगह पे एक रॉड रख देते हैं, रख दिया, ठीक है। अब ये जो रॉड है, इसका ये वाला एंड A1 है, ये वाला एंड A2, इसको चलाना किधर था? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल करके इसको हम लोग पता लगा लेंगे कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे है। चल जाएगा पता। अभी वेलोसिटी किधर बेटा? बोलो, माइनस ऑफ जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चे? माइनस ऑफ के कैप। दैट इज एज गुड एज जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई। इसका मतलब आई एंड पे पॉजिटिव वाला चार्ज आ जाएगा और माइनस आई एंड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बताओ, चल गया पता ना कि V1 और A1 और A2 में से विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल। तो क्या लिखा जाएगा? पोटेंशियल ऑफ A2 माइनस पोटेंशियल ऑफ A1, दिस इज इक्वल टू B 2R V नॉट। ये इस केस का फाइनल सबमिशन ये आया निकल के, ठीक है। चलो, तो आपने देखा अभी एल शेप के वायर में, फिर आपने क्या देखा अभी? सेमी सर्कुलर वायर में। अब मैं एक कंप्लीट लूप लेता हूं, कंप्लीट लूप, उसमें कभी करते हैं डिस्कस, ठीक है। नाउ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, सपोज करते हैं ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार डॉट ले लिया, और इस डॉट फील्ड में हमने कोई एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर ली, ठीक। अब इस लूप को यहां से हम लोग इसको डिस्प्लेस करके आई मीन वेलोसिटी दे देते हैं इसको, कुछ इस तरीके से दे दिया वेलोसिटी, ठीक। इसका रेडियस आर है। ऐसे में ईएमएफ कितनी होनी चाहिए? अब देखो, अगर हम लोग उस बात को रिकॉल करें कि E इज इक्वल टू BLV फॉर्मूले में 3 वेक्टर है, एक B, दूसरा L और तीसरा V। और इफेक्टिव लेंथ हम लोगों ने अभी सेमी सर्कुलर वायर में हमने सीखा कि जो दो ओपन एंड्स होते हैं, आई रिपीट, जो दो ओपन एंड्स होते हैं उनके बीच का जो लेंथ होता है उसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो यहां तो इस केस में कोई ओपन एंड है नहीं। अब जहां पे कोई ओपन एंड जब नहीं होगा तो ईएमएफ इन द लूप, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज इक्वल टू कितना बेटे? यानी एल को यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग? 0। इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। फाइन। तो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू यहां लिख दिया मैंने 0। We will write the answer as effective length. Effective length is equal to कितना? 0. This is why EMF is equal to कितना? 0. Right? इस तरीके से कोई भी
क्लोज स्ट्रक्चर, आई रिपीट माई सेल्फ, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर। देखो यहाँ कोई तो सर्कुलर के बारे में तो कोई ऐसी स्पेसिफिसिटी तो थी नहीं। अगर ये रेक्टेंगुलर होता, ठीक है, या कुछ और होता अगर, फाइन, तो हम लोग कैसे लेते? तो सर्कुलर रूप में क्या होगा ना कि हर पॉइंट के, जैसे यहाँ देखो आप, सपोज इसके इस एंड पर और इस एंड पर तो ईएमएफ होगी, लेकिन यहीं पे कोई कैंसिलिंग करने वाला दूसरा भी होगा, ठीक है, इसलिए ईएमएफ कितनी हो जाती है? 0। तो सर्कुलर रूप में आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। फाइन। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले केस को, कि अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकता हूं तो क्या मैं इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकता हूं? हाँ, अगर ईएमएफ निकाल सकता है तो फिर जो है करंट निकाल सकते हैं। केवल मुझे जिसमें करंट निकालना होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पता होना चाहिए, राइट? तो अब मैं बात करने वाला हूं इंड्यूस्ड करंट के बारे में। So our next heading is induced current. कैसे निकालते हैं वो देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। Once again, allow me to take a uniform magnetic field directed into the page. Now, within this region, consider a metallic rod of length L. This rod is connected to a resistance. This rod is connected to a resistance of the measure R. And if this rod be rotated, I mean, रोटेट नहीं करना, इसको अभी ट्रांसलेट करना है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, बाद में रोटेट भी कर लेंगे इसको अगर ऐसे चलाया हमने तो एम एंड और एन एंड के बीच में एक ईएमएफ आ जाती है, दैट वी हैव सीन अभी, है ना? तो ऐसे में कितना होगा बेटा ईएमएफ का वैल्यू? ये आ जाएगा बी एल और वी नॉट ले लेते हैं। इन द पास्ट आई एम यूजिंग वी नॉट। नाउ मोर ओवर, potential of M minus potential of N is equal to BLV, right? अब इस सिचुएशन को हम लोग बैटरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहां देख रखा है कि VM और VN ये जो दो पॉइंट हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है BLV। तो मैंने इस मूविंग रॉड को रिप्लेस कर दिया एज अ सेल, ठीक है? मतलब ये जो डायग्राम है, वो कुछ अब इस तरीके से हो गया कि ये मूविंग रॉड is now equivalent to a cell, and this cell is connected to a resistance. So entire focus is now on electricity. और ये जो हमने जो कन्वर्ट करा है इसका ईएमएफ तो पता है कितना है? बी एल वी नॉट। ऐसे में इलेक्ट्रिक करंट कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट E बाय आर, और उसका डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, यानी कितना आ गया बेटा? बी एल वी नॉट बाय आर। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। गॉट इट? ठीक है, ऐसा हम करंट निकाल सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में emphasis was laid on the fact that how a moving rod is replaced by a cell, ठीक है?
अच्छा, अगर आपने सेल बनाई है तो बात दिमाग में आ रही होगी, इसका जो इंटरनल होगा रेजिस्टेंस वो क्या होगा। रॉड का जो अपना रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आई रिपीट माई सेल्फ, रॉड का जो अपना रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, इफ एनी अगर दिया होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं इस बात को यहां लिख देता हूं। रॉड्स ओन रेजिस्टेंस will be equivalent to internal resistance of cell। हमने नहीं लिया था अभी, इसीलिए मैंने यहां पे नहीं बनाया है। किसी क्वेश्चन में लूंगा तो उसे कंसिडर कर लूंगा। ये वाला जो पार्ट होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रॉड्स ओन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ द सेल, राइट। ठीक, अब मैं दूसरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा ले लेता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रॉड है उसके दोनों तरफ एक तरफ R1, एक तरफ R2, और इसका जो लेंथ है वो L है। फील्ड इज B। ऐसे में हमें निकालना यह है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा थ्रू रॉड वो कितनी होगी। तो जब तक इस रॉड को हम लोग चलाएंगे नहीं, ठीक है, तब तक तो आंसर 0 है, क्योंकि जब रॉड को चलाएंगे नहीं तो फ्लक्स कट नहीं होगी, और जब फ्लक्स कट नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। थोड़ा अगर और पीछे अगर बात करें तो एरिया ट्रेस नहीं होगा। जब एरिया ट्रेस नहीं होगा तो फिर उसमें फ्लक्स का वैल्यू का जाएगा 0, डेरिवेटिव उसका आ जाएगा 0, देयरफॉर ईएमएफ आ जाएगा 0। इसलिए एज ऑफ नाउ जब तक रॉड को नहीं चलाते हैं तब तक कितनी वेलोसिटी, तब तक इसमें ईएमएफ कितनी है, 0। इन ऑर्डर टू हैव ईएमएफ मैंने इसको चला दिया कुछ इस डायरेक्शन में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इसका सर्किट हो जाएगा एक तरफ R1, एक तरफ R2, और ये जो सेल यहां बनी हुई है, जो रिप्लेसमेंट है उस मूविंग रॉड का, वो कितना हो जाएगा, BL V0। फाइन। और ये दो रेजिस्टेंस सपोज करो ये वाला एंड M है और ये वाला N है, इसलिए ये वाला भी M होगा, ये वाला भी N होगा, ये वाला भी N होगा, और ये वाला भी M होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा वो आ जाएगा E डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। जो R इक्विवेलेंट है वो R1 R2 का पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक, मैंने E का वैल्यू रख देना है यहाँ पे, BL V0 R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 इतनी होगी। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी केस में।
राइट। अब इंड्यूस करंट के बाद करते डिस्कस फोर्स एंड पावर। फोर्स एंड पावर, ये फोर्स एंड पावर किस पे फोर्स लगनी है अभी देखते हैं। फोर्स एंड पावर। सिंस आज हम लोग सिर्फ मोशन वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो केसेस फिर से हमने एक मूविंग रॉड वाला ही ले लिया। इस बार ऐसा एक कोई कंडक्टर है, आई विल हैव टू रीड्रॉ इट। राइट। इस कंडक्टर को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में चलाना है। और this rod is connected to a resistance as shown in the diagram. Right? तो अभी अभी हमने देखा इंड्यूस करंट इसके अंदर होती है। उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस सर्किट में ये इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज ऑब्जर्व किया जाएगा। ये अगर करंट को मैं डेजिग्नेट कर दूं आई से, तो आई का वैल्यू कितना होगा बेटा? ई बाई आर। बट ई कितनी है? बी एल वी नॉट डिवाइड बाय आर। निकल के आ गई। अच्छा, अब जब करंट एन से एम की तरफ जब जाएगा, एन एम क्या है? एक मेटल की रॉड है, एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स, फोर्स ऑन एन एम जो कि एल के बराबर है, वो कैसे हो गया कि जब ये कंडक्टर है, तो कुछ केस ऐसा हो गया ना कि ये कंडक्टर है, इसमें करंट है, इसकी लेंथ दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड में है। और जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर। वो फोर्स कितनी होती है बेटे? आई एल क्रॉस बी। यस इट इज। अब ये बताओ, एन एम का जो करंट एलिमेंट वाला पार्ट होगा वो किस डायरेक्शन में है? जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? माइनस के कैप में। जे क्रॉस माइनस के परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? माइनस ऑफ आई कैप। इसका मतलब हुआ फोर्स का डायरेक्शन निकल के आ गया सामने। क्या आया फोर्स का डायरेक्शन? ऐसा आ गया फोर्स का डायरेक्शन, यानी इस रॉड के ऊपर फोर्स लग गया लेफ्ट वर्ड। ठीक है, और ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं। सो फोर्स ऑन द रॉड कितना हो जाएगा? आई एल बी और साइन ऑफ 90। साइन 90 कैसे आ गया? आई एल वेक्टर और बी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन 90 आ गया। नाउ आई की जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया? बी एल वी नॉट बाय आर, और ये एल और ये बी, तो कितना हो जाएगा बेटा? इसको आप वहां पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर। दिस इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर, दिस इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। कितना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इतना फोर्स उसके ऊपर लगना शुरू हो गया। अब मैं जानना चाहूंगा
इस फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा, ये फोर्स क्या करेगा। तो रॉड का मोशन है टुवर्ड्स आई कैप, और रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रही है, वो है लेफ्टवर्ड। इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो रॉड की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ द फोर्स हो गया ना बेटा, वो आ गया रिडक्शन इन वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस फोर्स विल कॉज अ रिडक्शन इन वेलोसिटी। कारण मोशन था इस डायरेक्शन में, है ना, और फोर्स लगा था इस डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर रिडक्शन इन वेलोसिटी है तो एक बात बताइए, मैं चाहता हूं कि रॉड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। ठीक, तो क्या करना होगा, तो जितना फोर्स रॉड के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अगर उसका उल्टा लगा दे, उल्टा मतलब मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में उल्टा हो, तो रॉड की वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूं। ये आ गया बेटा क्या, टू मूव द रॉड विथ सेम वेलोसिटी, एक्सटर्नल फोर्स कहां लगनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी ऑपोजिट टू एफ। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स और इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही थी, इस एफ का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए। फाइन, तभी चलेगा वो। तो वो फोर्स लग गई कितनी, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई आर। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर आई कैप में है और वेलोसिटी भी आई कैप में है, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पावर, पावर कितना आ गया, एफ एक्सटर्नल और वी का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट वी पावर होती है। ठीक है, अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी आपस में सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट विल ओपन एज कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कितना हो जाएगा ये, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर कैसे हो गया, एक वी नॉट तो नजर आ, एक तो फोर्स में था और एक वेलोसिटी यहां भी आ गई, तो कितना आ जाएगा, विच इज ई स्क्वायर बाई आर, इतना पावर हो गया। फाइन, इस तरीके से हम यहाँ पे फोर्स एंड पावर का डिस्कशन भी हम लोगों ने कर ली, ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। और अच्छा, अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो क्या होगा, रॉड की वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। ठीक, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड विल रिड्यूस। लेकिन जब हमने ऐसा चाहा कि नहीं रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो मुझे ये एक्ट करना पड़ा कि एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और बिल्कुल उतनी लगानी पड़ेगी जितना डिसिपेटिंग फोर्सेस पीछे लग रही थी, उसके बराबर लगा देंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स और पावर का डिस्कशन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशनल ईएमएफ की। ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ का यानी कि मोशनल ईएमएफ ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक, यहां पे भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, कंडक्टर ही होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रोटेट करने से कुछ नहीं होगा। राइट, तो मैंने
एक रॉड को रोटेट कराया है अबाउट इट्स वन ऑफ द एंड, ये रॉड है, ये रॉड घूम रही है कुछ इस तरीके से। ठीक, L is the length of the conductor while the magnetic field in which it was rotating is now being shown. ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये निकालना है कि O एंड और P एंड के अक्रॉस कोई EMF आएगी या नहीं आएगी, ये देखना। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो BLV वाला जो कंडीशन हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन में, मतलब रॉड के ट्रांसलेशन की वजह से जो EMF आती है उस वाले पार्ट में, उसमें कंडीशन क्या था? उसमें कंडीशन क्या था कि BL और V तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो रॉड को अगर मैं इस प्लेन में, जिस प्लेन में, मतलब इस, अगर आप इसको लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप के प्लेन में घुमाऊं, ठीक है, लैपटॉप के प्लेन में घुमाऊं, कुछ इस तरीके से ऐसा वेलोसिटी आ जाएगा ना, मैं इसको शो कर देता हूं यहाँ पे, है ना, ऐसे घुमाऊं, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेंथ जो है वो आई कैप पे नोटिस हो रही है, वेलोसिटी जे कैप पे नोटिस हो रही है, तो कंडीशंस आर ऑल वेल सेट टू जनरेट ईएमएफ। लेकिन मुझे ये निकालना अभी नहीं आ रहा कि मैं इस O पॉइंट और P पॉइंट के बीच में ईएमएफ कैसे निकालूं। तो मैंने क्या किया, रॉड के ऊपर ही दो क्लोज पॉइंट्स चूज किए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स के नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसका नाम ए, इस वाले का नाम ए, इस वाले का नाम बी। जो ए वाला एंड है ना, वो रॉड के एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है, और एक्स के आगे ये जो छोटा सा पार्ट में कंसीडर किया हुआ है ये dx है, राइट। तो ऐसे में जब ये वाला पार्ट घूमेगा तो उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस एक्स होगा। तो ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट ए बी, ईएमएफ बिटवीन सेलेक्टेड एलिमेंट बी एक्स, ये कितना होगा? बी एल और वी होता है ना फॉर्मूले में, ठीक है, बी एल और वी होता है, तो मैं लिख दिया बी एल और वी, दिस इज डी। लेकिन एल कितना लेंगे? अभी अभी लिखा मैंने डी एक्स, और वी कितना लेंगे? v इज इक्वल टू होती है ओमेगा आर, इसलिए हमने क्या लिखा? ओमेगा आर। अच्छा, x क्यों लिखा? क्योंकि वो x के रेडियस में घूमेगा वहां से। फाइन, लेकिन हमें तो पूरी रॉड में निकालना था बेटा, तो क्या करें? तो पूरी रॉड के लिए हम लोग क्या करेंगे? d इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स को कर देंगे इंटीग्रेट, निकल के आ जाएगा। फाइन, अब x का लिमिट विल रन फ्रॉम 0 टू l, यहां आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B कांस्टेंट था और ओमेगा कांस्टेंट था, इसलिए इसको हम लोग बाहर ले लिया। x dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्सटेंडिंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू l, ये आ जाएगा B ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, दैट इज B ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। दिस इज द EMF between O point and M, O point and
व्हाट वाज द पॉइंट P, ठीक है, ये आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। नाउ मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं, ये कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक है, ये आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि दो रॉड घूमता, इफ देयर वर टू रॉड्स, टू रॉड्स रोटेशन, जिनका लेंथ इक्वल है, ठीक, मतलब ये मान के चले कि रॉड को ही वेल्ड कर दिया, उसको वी शेप में, उसको कुछ इस तरीके से ले लो ऐसे, ये लो, ये दो रॉड हो गए, वन रॉड इज एक्सप्रेस्ड एज OP1, अदर रॉड एक्सप्रेस है OP2, और इसके बीच का एंगल थीटा है, यही घूम रहे हैं ऐसे, अबाउट O, axis is passing through O and normal to the plane, axis is passing through O and normal to the plane, ठीक है, और ये L हो गई, फाइन, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया इसका। अब ऐसे में क्या होगा बेटा, क्या ईएमएफ दो रॉड की वजह से, दो रॉड की वजह से 2 × 1 रॉड वाला होगा या नहीं होगा, अभी देखते हैं। एक रॉड का ईएमएफ कितना आया था, एक रॉड का ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा VO, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O, माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P2 इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। जो दूसरा रॉड है बेटा, उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, VO माइनस VP1 इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसको मैं, इन इक्वेशंस को अगर मैं देखूं तो इससे साफ साफ ये दिख रहा है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P1 एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P2 आर इक्वल। जस्ट कंपेयर कर लीजिए इसको, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P1 और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P2 इक्वल हो जाएंगे, राइट। ऐसे में अगर मैं कन्वर्टेड बैटरी बनाऊं, OP1 को और OP2 को अगर मैं बैटरी में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैटरी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, एक थी इधर, और हमने अभी अभी ये पढ़ा है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P1 और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P2 आर इक्वल, इसलिए उनको हम फ्रीली ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P1 and पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P2 आर इक्वल। So there are two cells in parallel. There are two cells in parallel. One cell is E1 of E1 EMF, other cell E2 EMF. E1 E2 मैं यहां लिख देता हूं। अब दो सेल जब पैरेलल में होते हैं तो इफेक्टिव ईएमएफ कितनी आती है, इक्वल टू वन ऑफ देम। इसलिए नेट ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू 2 × हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दैट इज नेट ईएमएफ कितनी होगी, सिर्फ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये डिस्कशन काफी है ये बात समझने के लिए कि तीन रॉड में क्या होता, तीन रॉड में क्या होता, यही होता आंसर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता। अगर मैं रॉड के नंबर को इंक्रीज कर दूं, 3 से 5 कर दूं, 7 कर दूं, 9 कर दूं, तब भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी रॉड रोटेशन के केस में, मल्टी रॉड रोटेशन के केस में ईएमएफ is not equal to number of rods involved into half b omega L square. It's only half b omega L square because जो different cells जो इसके अंदर बन जाते हैं
वो सारे सेल्स किस में कनेक्ट हो जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से ये आ जाते हैं किसमें, द रिजल्ट इज इक्वल टू वन ऑफ देम, राइट। अगर हम लोग बात करें डिस्क के रोटेशन की, रोटेशन ऑफ डिस्क, रोटेशन ऑफ डिस्क, मेटालिक डिस्क, अगर ऐसा कोई रॉड होता, डिस्क होता, तो ऐसे में जो ईएमएफ का वैल्यू होता, जस्ट अ मिनट, वो कितना हो जाता, वो हो जाता, डिस्क किसका कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे रॉड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत सारे रॉड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम लोगों ने अभी भी क्या देखा है कि सब में सेम ही होती है, इसलिए ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बिटवीन ओ एंड द पेरिफेरल पॉइंट, कोई भी, क्योंकि ये क्या है, डिस्क जो है वो क्या चीज है, बहुत सारे रॉड्स का कॉम्बिनेशन है जिसकी लेंथ इक्वल है, और इस केस में लेंथ कितनी है, आर। अंडरस्टूड। ये वाला जो पार्ट था ये हमारा हो गया रोटेशन ऑफ डिस्क के बारे में। तो आज हम लोगों ने सीखा कि मोशन ईएमएफ के बारे में, कि ट्रांसलेशन रोटेशन में ईएमएफ कैसे निकालते हैं और कैसे उसको हैंडल करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ी हुई कुछ और इन्फॉर्मेशन, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।